जय हिंद साथियों, घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। घटना चक्र की तरफ से चलाए जा रहे साइंस के टॉपिक वाइज वीडियो श्रृंखला में पिछले वीडियो में हम लोग कोशिका के विषय में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका के विषय में उसके सामान्य परिचय को देखा गया कि कोशिका होती क्या है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया और किसने ये सर्वप्रथम बताया था कि किसी भी जीव के जो शारीरिक निर्माण होता है उसके संरचना की और क्रिया की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग देखेंगे कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो कोशिका कितने प्रकार की होती है तो इसके विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे डिटेल से। और जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर, चाहे वो पॉइंटर हो चाहे कॉन्सेप्ट लेवल पे हो, दोनों ही प्रश्नों पर यहाँ चर्चा किया जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। कोशिका के प्रकार की अगर बात किया जाए तो कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है ससीम कोशिका जिसे यूकैरियोटिक कोशिका भी कहा जाता है और दूसरा है असीम कोशिका जिसे प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, ससीम कोशिका और असीम कोशिका। ठीक है, तो कोशिका विभाजन का आधार क्या रहा है? क्यों हम कोशिका को ससीम अथवा असीम में कोशिका में विभाजित करते हैं? तो कोशिका विभाजन का जो आधार होता है, अगर हम ये कहें कि किस आधार पर ये विभाजन किया गया है तो ये आधार क्या है? ये आधार है कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति, केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति। ठीक है, इसी आधार पे हम कोशिका को दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विभाजन का आधार आपको बताया गया है कि कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति। ठीक है, इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ पर अगर हम ससीम कोशिका की बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, तो यहाँ पर देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिका होती है। ठीक है, ये कोशिका संरचना में आपको बताया गया है। ठीक, कोशिका है, कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ठीक है, बीच में अस्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा। ये हो गया केंद्रक। और केंद्रक के चारों तरफ एक आवरण और पाया जाता है जिसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। इसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। अर्थात अगर हम केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली के द्वारा उसके सीमांकन को स्पष्ट कर दें तो ऐसी स्थिति में यह अस्पष्ट केंद्रक का उदाहरण होगा। अर्थात इसमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसमें अस्पष्ट केंद्रक होगा। क्यों? क्योंकि केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को ध्यान में रखिए। ये अगर हम बना दें एक कोशिका है, यह कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली बीच में ये केंद्रक। ठीक है, अब इस केंद्रक को आप देखिए, यहाँ पर केंद्रक हमने कोशिका की संरचना बताते समय आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। ठीक है, तो जिस कोशिका के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगा
उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा, कोई आवरण नहीं पाया जाएगा, ऐसी स्थिति में यह केंद्रक क्या हो सकता है, इस केंद्रक को हमने बताया था कि यह स्वतंत्र है, अर्थात ये अपने सीमा रेखा का विस्तार भी कर सकती है। अर्थात अगर इस केंद्रक को हम यहाँ पर स्थापित न करके इस तरह से स्थापित करने का प्रयास करें कि केंद्रक और कोशिका, केंद्रक की दीवार और कोशिका की दीवार दोनों एक ही के ऊपर ओवरलैप करते हुए दिखाई दे, ठीक है, अर्थात केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, तो ऐसे हम कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो यहाँ एक चीज स्पष्ट हुआ आपसे कि अगर हम बात करें कि कोशिका विभाजन का आधार क्या है, तो कोशिका विभाजन का आधार हमने आपको बताया केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति। तो आप खुद देख रहे हैं कि इसी केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका को विभाजित किया गया। जिस कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली उपस्थित होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जिस कोशिका के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके विभाजन का आधार है, और इसी विभाजन के आधार पर हम कोशिका को दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार की कोशिका के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगा, तो उसको आप ससीम या यूकैरियोटिक बताएंगे। किस कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगा, उसका उत्तर ससीम या यूकैरियोटिक बताएंगे। दूसरा प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए कि किस प्रकार की कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, उसे प्रोकैरियोटिक अथवा असीम कोशिका उत्तर लगाएंगे। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसी केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम केंद्रक का विभाजन करते हैं कि कहाँ पर अस्पष्ट केंद्रक होगा और कहाँ अस्पष्ट केंद्रक होता है, ठीक है। तो अस्पष्ट केंद्रक वहां होता है जहां पर केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, और जिस केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है उसे हम अस्पष्ट कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका विभाजन का आधार हुआ, किस आधार पर विभाजित किया गया है। अब हम दोनों में अंतर को देखेंगे और दोनों के अंतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए दोनों के अंतर को यहां पर देखा जाए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ठीक है, तो ये अंतर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और दोनों के अंतर को अब यहाँ पर स्पष्ट करते हुए देखिए, पहला प्रश्न आपका यही हो गया कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगा किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में, जबकि असीम कोशिका की बात, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। जैसा कि संरचना में भी आपको दिखाया गया है, जो संरचना हमने आपको बताया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के संरचना में, तो आप देख रहे थे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित था, ठीक है। यहीं पर दूसरा अंतर भी आपको बताया गया कि जिस कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली होता है उसे हम अस्पष्ट केंद्रक कहते हैं, अस्पष्ट केंद्रक कहते हैं। इसका मतलब है कि यूकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। और अस्पष्ट केंद्रक क्यों पाया गया, क्योंकि उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक होता है, ठीक है। अस्पष्ट केंद्रक, इसे हम छद्म केंद्रक भी कहते हैं, छद्म केंद्रक भी कहते हैं। छद्म केंद्रक क्यों कहा जाता है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोशिका की दीवार और केंद्रक की दीवार दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कोशिका ही दिखाई देती है, केंद्रक नहीं दिखाई देता, लेकिन ये स्पष्ट है कि केंद्रक उपस्थित होता है। इसीलिए हम ये जानते हैं कि केंद्रक तो है लेकिन ये छद्म केंद्रक, झूठा केंद्रक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये केंद्रक यहाँ पर स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में प्रोकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक या छद्म केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तीसरा देखिए, इसका तीसरा अंतर क्या है। तीसरा अंतर यह है कि जो ससीम या यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो आकार में बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है,
बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूकैरियोटिक जो भी कोशिका होगी, अगर हम उसके आकार की बात करें तो ये अगर इतने आकार में होगा, तो अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक आकार में छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो जस्ट अपोजिट कर दीजिए कि आकार में छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आकार में बड़ी होगी, कौन? यूकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक आकार में छोटा होता है। ठीक है, अगर हम इसके अगले अंतर की बात करें चौथे नंबर पर, तो अगला अंतर है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है केंद्रक में राइबोसोम, सेंट्रोसोम आदि कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जो भी सेल ऑर्गन होते हैं जैसे राइबोसोम हुआ, गाल्गी बॉडी हुआ, ये सारे कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। क्यों उपस्थित हैं? क्योंकि अस्पष्ट केंद्रक पाया गया है, और अस्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा तो ये सब जितने कोशिकांग हैं, राइबोसोम हुआ, सेंट्रोसोम हुआ, डीएनए हुआ, आरएनए हुआ, ये सारे कोशिकांग केंद्रक में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अस्पष्ट केंद्रक होने के कारण ये सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि केंद्रक ही अस्पष्ट प्रकार है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोशिकांग अनुपस्थित हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी कोशिकांग होंगे, सेल ऑर्गन, ये सारे अनुपस्थित होंगे। ठीक है, तो सभी प्रकार के जो कोशिकांग होंगे वो अनुपस्थित पाए जाते हैं, जबकि अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो उसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अंतर क्या है। अगला अंतर यहाँ पर बहुगुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो यहाँ पर 46 गुणसूत्र हैं। ठीक है, मनुष्य में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 से अधिक होती है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केवल 1 गुणसूत्र पाए जाते हैं, केवल 1 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या केवल 1 होगी, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 से अधिक या बहुगुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंतर हुए। अंतर को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, अंतर से प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर के जो प्रश्न होंगे वो ऑनलाइनर भी बनाए जाते हैं और कथन बेस भी बनाए जाते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या है? पहला विशेषता दे देगा कि केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। दूसरी विशेषता दे देता है कि अस्पष्ट प्रकार का केंद्रक होता है। तीसरी विशेषता दे देगा कि ये आकार में बड़ी होती है। चौथी विशेषता दे देगा कि ये इसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से सभी विशेषता इसकी पाई जाती है। इसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? इसकी विशेषता को ध्यान में रखिए। इसकी विशेषता है कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण अस्पष्ट प्रकार का केंद्रक होगा। अस्पष्ट प्रकार के केंद्रक होने के कारण ये क्या हो जाएगा? ये आकार में छोटा हो जाता है, जबकि इसमें कोशिकांग भी अनुपस्थित हो जाते हैं और गुणसूत्रों की संख्या केवल 1 पाई जाती है। तो दोनों की विशेषता को भी याद रखिएगा। ये दोनों की विशेषता भी है, ठीक, और ये दोनों के अंतर भी हैं। तो अंतर का प्रश्न पूछे चाहे विशेषता का प्रश्न पूछे, इसको आप याद रखिएगा, आपका सारे प्रश्न यहाँ से हल हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की बात करें, ठीक है, तो पहले इसे समझ लेते हैं कि कोशिका विभाजन होता क्या है। ठीक है, हम पहले कोशिका विभाजन को देखें कि कोशिका विभाजन होता क्या है और कोशिका विभाजन क्यों होता है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो इस तरह से इसे समझिए, जिस तरह से जितने मनुष्य हैं या जितने जीव जंतु हैं इस धरती पर, सभी जीव जंतु, ये सबकी अपनी एक निश्चित आयु होती है। ठीक है, निश्चित आयु है। अब उस आयु के बाद क्या होता है? वो व्यक्ति मर जाता है।
ठीक। अगर उस व्यक्ति या उस जानवर की बात करें तो वो जानवर एक निश्चित आयु के बाद मर जाता है। जैसे अगर हम व्यक्ति की बात करें, मनुष्य की बात, तो ये आश्रम पद्धति के आधार पर 100 साल लगभग जी रहा है। और अगर हम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो लगभग 67 से 68 साल इसकी उम्र होती है। ठीक है, तो 67 से 68 साल के बाद ये निश्चित है कि अगर वो जीवन प्रत्याशा के हिसाब से देखा जाए तो 67-68, और अगर आश्रम पद्धति के आधार पर लिया जाए तो 100 वर्ष। तो इसका मतलब है कि 100 वर्ष के बाद व्यक्ति मरेगा, निश्चित है, सार्वभौम सत्य है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जितनी कोशिकाओं के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, इन कोशिका की भी अपनी एक अवधि होती है, इनकी एक अपनी अवधि होती है। अर्थात जब उस अवधि को पूरा कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं मर जाती हैं। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोशिकाएं या मनुष्य एक अवधि तक तो जीना है उसको, लेकिन क्या ये निश्चित है कि एक अवधि को उसको जीना ही है? हो सकता है बीमारी की अवस्था में पहले ही मर जाए या एक्सीडेंट हो जाए। तो वही चीज़ कोशिका में भी लागू होता है कि निश्चित अवधि के पहले भी अगर हमारा शरीर बीमार हुआ तो बीमारी की अवस्था में भी कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, अथवा अगर हमको कहीं पर चोट लगता है तो चोट लगे हुए स्थान की कोशिकाएं भी मर जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर कोशिकाएं केवल मरती रहें और नई कोशिकाओं का जन्म न हो तो क्या हो जाएगा? एक दिन पूरा का पूरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है। जिस प्रकार से एक मकान के उदाहरण से इसे समझें कि अगर एक मकान में 1000 ईंटें लगे हैं, एक कमरे में, एक कमरे का जो निर्माण हुआ उसमें 1000 ईंटें से वो कमरा बना हुआ है, और डेली हम उसके एक एक ईंटों को निकालते रहें तो क्या होगा? एक अवस्था ऐसी आएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा ईंटा निकल जाएगा, अर्थात मकान का जो वास्तविक ढांचा, कमरे का जो वास्तविक ढांचा होगा वो समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है कि अगर हमारी कोशिकाएं केवल मरती रहें और नई कोशिकाओं का जन्म न हो तो ऐसी स्थिति में शरीर भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोशिकाएं तो मरती हैं अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करके, अथवा बीमारी की अवस्था में या चोट लगने की अवस्था में। तो जहाँ की कोशिका मरती है उस स्थान पर हम ये देखते हैं, जैसे अगर हमको कहीं पर चोट लगा हुआ है या कट गया है तो कटे हुए स्थान पर हम ये देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद जख्म भर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो जख्म भर जाते हैं। क्यों भर रहे हैं? तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ पर जख्म लगा है वहाँ की कोशिका मर गई है, लेकिन कुछ दिनों के बाद नई कोशिकाओं का जन्म होता है और नई कोशिकाएं उस जख्म वाले स्थान पर आकर अपना स्थान पूर्त कर लेते हैं। इस प्रकार से जख्म भर जाते हैं। ठीक है, तो इससे एक चीज़ तो निष्कर्ष निकला कि कोशिकाएं मरती भी हैं तो जन्म लेती हैं, अर्थात मरना और जन्म लेना दोनों क्रिया साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, तो कोशिका के जन्म लेने की क्रिया नई कोशिका के जन्म लेने की प्रक्रिया, नई कोशिका के जन्म लेने की प्रक्रिया को ही कोशिका विभाजन कहा जाता है। ठीक, क्लियर हुआ कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? तो कोशिका विभाजन का अर्थ होता है कि जिस क्रिया के द्वारा या जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का जन्म होता है उसी क्रिया अथवा प्रक्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कोशिका विभाजन कहते किसे हैं और क्यों इसकी आवश्यकता, अर्थात ये क्यों होता है। तो कोशिका विभाजन इसीलिए होता है कि नई कोशिकाओं का जन्म हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि जो ये कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन, इसका तात्पर्य हुआ कि अगर हम ये कहें कि पुरानी कोशिका के विभाजन से ही नई कोशिका का जन्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पुरानी कोशिका के विभाजन से ही नई कोशिका का जन्म होता है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य है कि जब भी नई कोशिका का जन्म होगा तो वो पुरानी कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप ही होता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर कोशिका विभाजन को अगर परिभाषित करना हो तो क्या बताएंगे कि वह क्रिया जिसके द्वारा शरीर में नई कोशिकाओं का जन्म होता है उसी क्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। अर्थात अगर प्रश्न पूछा जाए कि मानव शरीर या किसी भी जंतु के शरीर में या पेड़ पौधों के शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। क्लियर हुआ? ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने बताया पुरानी कोशिका और जन्म लेने वाली कोशिका, ठीक है। तो पुरानी कोशिका जिसके विभाजन से नई कोशिकाओं का जन्म होता है, उस पुरानी कोशिका को हम कहते हैं मातृकोशिका, उसे कहा जाता है मातृकोशिका, ठीक है। जिस कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाओं का जन्म होता है उसे मातृकोशिका अर्थात मदर सेल कहते हैं, और जो जन्म लेने वाली कोशिका होती है उसे संतति कोशिका अर्थात डॉटर सेल कहते हैं, ठीक है। तो जन्म देने वाली कोशिका को मातृकोशिका और जन्म लेने वाली कोशिका को संतति कोशिका कहा जाता है। अर्थात जिस कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाओं का जन्म होता है उसे मदर सेल, और जिस कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाएं जन्म होती हैं तो नई जन्म लेने वाली कोशिका को हम डॉटर सेल या संतति कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक की चीज़ें? तो यहाँ पर कोशिका विभाजन क्या है? तो कोशिका विभाजन नई कोशिकाओं को जन्म देने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? तो नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिका के कोशिका विभाजन से होता है। क्लियर? ठीक है। जन्म देने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? तो जन्म देने वाली कोशिका या विभाजित होने वाली कोशिका को मातृकोशिका कहा जाता है, और जन्म लेने वाली कोशिका या नई कोशिका को संतति कोशिका या डॉटर सेल कहते हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब आइए हम देखते हैं कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है। तो यहाँ देखिए कि जो कोशिका विभाजन है ये 3 प्रकार से होता है, ठीक। कोशिका विभाजन के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार से होता है। पहला है असूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन जिसे एमाइटोसिस कहते हैं। दूसरा है समसूत्री कोशिका विभाजन जिसे माइटोसिस कहते हैं। और तीसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जिसे मियोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये एमाइटोसिस हुआ, ये माइटोसिस हुआ और ये मियोसिस हुआ। ये 3 प्रकार की कोशिका विभाजन होती है, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो आपका यही हो जाए कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका विभाजन कुल 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ पाया जाता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ पाया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अर्थात अगर हम बात करें तो बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव जैसे हमने बताया मनुष्य हुआ, हाथी हुआ, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जिसे हम नग्न आँखों से देखते हैं वो सब बहुकोशिकीय हैं, और ऐसे कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो जितने यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें समसूत्री और अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक या एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव की बात करें तो उसमें असूत्री प्रकार की कोशिका विभाजन पाई जाती है। तो पहला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन कुल कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका विभाजन कुल 3 प्रकार की होती है।
दूसरा प्रश्न होगा कि असूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार के जीव या कोशिका में पाई जाती है, तो असूत्री कोशिका विभाजन केवल प्रोकैरियोटिक अर्थात एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न होगा कि यूकैरियोटिक जीवों में किस प्रकार की कोशिका विभाजन पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक जीवों में समसूत्री और अर्धसूत्री प्रकार की कोशिका विभाजन पाई जाती है। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होगा, तो मनुष्य में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार की कोशिका विभाजन पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है इसके लक्षण की बात करें, लक्षण या विशेषता की बात करें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो असूत्री कोशिका विभाजन होती है, तो यहाँ पर अब हम कोशिका के जो संरचना अभी हमने आपको बताया उस संरचना को भी याद रखना है और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की विशेषता को भी ध्यान रखना है। ठीक है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको और स्पष्ट होगी। यहाँ पर देखिए पहला इसका लक्षण है कि एक मातृकोशिका के विभाजन से दो संतति कोशिका का जन्म होता है। ठीक है। अर्थात यहाँ से अगर देखें कि एक मातृकोशिका अगर ये विभाजित होती है तो विभाजन के पश्चात यह भाग एक अलग कोशिका बन जाती है और यह भाग एक अलग कोशिका बन जाती है। इस प्रकार से असूत्री कोशिका विभाजन में एक मातृकोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं को जन्म देती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि असूत्री कोशिका विभाजन में एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल का निर्माण होगा, तो एक मदर सेल से दो डॉटर सेल अर्थात दो संतति कोशिकाओं का जन्म होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बताया कि यह पूरी की पूरी कोशिका विभाजन केवल एक कोशिकीय जीवों में पाया जाएगा। तो यहाँ पर तो कोशिका विभाजन से दो कोशिका का निर्माण हुआ, तो ये तो एक कोशिकी से अब ये बहुकोशिकीय जीव में बदल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि इसकी जो दूसरी विशेषता या लक्षण है, अब इसे ध्यान दीजिए कि प्रत्येक नई कोशिका एक नए जीव को जन्म देता है। प्रत्येक नई कोशिका एक नए जीव को जन्म देता है। अर्थात असूत्री प्रकार के कोशिका विभाजन में जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो उससे कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती, बल्कि वह प्रत्येक कोशिका अर्थात दो जो नई कोशिका बन रही है वो कोशिका के रूप में जन्म न लेकर नए जीव के रूप में जन्म लेता है। अर्थात अगर हम इसे और स्पष्ट करें उदाहरण के द्वारा, तो यहाँ पर अगर हम देखें वायरस की बात करें, विषाणु की बात, ठीक है, तो विषाणु की एक कोशिका विभाजित होकर जब दो कोशिकाएं बनाती हैं तो यह दोनों कोशिका एक नए विषाणु के रूप में जन्म लेती है। ठीक है। तो ये नए विषाणु के अर्थात ये अलग विषाणु हो जाता है और ये अलग विषाणु हो जाता है। तो इस प्रकार से असूत्री प्रकार के कोशिका विभाजन में क्या होता है कि वहाँ पर कोशिकाओं की संख्या न बढ़कर उनके प्रजातियों की संख्या बढ़ती है। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन से उनके प्रजातियों की संख्या का जन्म होता है, अर्थात कोशिकाएं न बढ़ के वो अलग जीव के रूप में अस्तित्व में आती हैं। ठीक है। और इसकी जो तीसरी विशेषता है कि इसमें प्रत्येक नई जन्म लेने वाली कोशिका में केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें जो एक कोशिकीय जीव होता है वहाँ पर कोशिका हमने आपको बताया कि नए जीव के रूप में जन्म लेगी, तो एक कोशिकीय जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक होती है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक कोशिका में जो जन्म ले रही है नई कोशिका, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या एक ही रहता है। क्लियर हुआ यह सारी चीज़ें? तो ये तीनों विशेषता याद रखिएगा। पहला प्रश्न इसमें से क्या होगा कि असूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एक मात्र कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं का जन्म होगा, तो कुल दो संतति कोशिकाओं का जन्म होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न होगा कि असूत्री या एक कोशिकीय विभाजन में एक कोशिकीय जीवों में
प्रोकैरियोटिक या एक कोशिकी जीवों में नई संतति कोश नए प्रजातियों का जन्म कैसे होता है? तो नए प्रजातियों का जन्म उनके कोशिका विभाजन से अर्थात असूत्री प्रकार के कोशिका विभाजन से होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। तो यहाँ पर समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन में पहली विशेषता की बात करें अगर हम, इसकी विशेषता या लक्षण, तो इसमें देखिए क्या लक्षण पाया जाएगा। यहाँ पर देखिए जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है इसमें एक मातृकोशिका से दो संतति कोशिका का जन्म होता है। ठीक है, तो एक मात्र कोशिका विभाजित होकर यहाँ भी दो संतति कोशिकाओं को जन्म देती है। अर्थात अगर हम बात करें तो एक कोशिका इस तरह से विभाजित होकर ये अलग कोशिका और ये अलग कोशिका, तो इस तरह से एक मदर सेल से दो टाटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह जो कोशिका विभाजन समसूत्री कोशिका विभाजन पाई जाती है ये पूरे शरीर में पाई जाती है, पूरे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, तो पूरे शरीर में पाई जाती है, इसीलिए अब पूरे शरीर को हम क्या कहते हैं? तो किसी भी जीव के पूरे शरीर को हम उसकी काया कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरे शरीर में पाई जाने के कारण हम समसूत्री कोशिका विभाजन को कायिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं, कायिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं। तो कायिक कोशिका विभाजन इसीलिए कहा जाता है कि समसूत्री प्रकार की जो कोशिका विभाजन होती है वो किसी भी यूकैरियोटिक जीव के पूरे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसकी जो तीसरी विशेषता है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि समसूत्री कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं को जन्म देती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका के गुणसूत्र के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात अगर हम ये बात करें कि मातृकोशिका जिसका विभाजन हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 4 रही होगी, तो ऐसी स्थिति में जन्म लेने वाली प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 4 ही रहती है। अर्थात समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये अपरिवर्तनीय प्रकार का होता है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, लेकिन एक मात्र कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि समसूत्री कोशिका विभाजन में जन्म लेने वाली दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गुणसूत्रों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जन्म लेने वाली प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही पाई जाएगी जितना मातृ कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समसूत्री कोशिका विभाजन का लाभ क्या होता है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो यहाँ पर लाभ में आप देख रहे हैं कि ये पूरे शरीर में हो रही है। तो पूरे शरीर में होने का मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि एक नवजात शिशु जब जन्म ले रहा है तो उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे उम्र के बढ़ते के साथ साथ लंबाई भी बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि पूरे शरीर में कोशिका विभाजन के कारण ही नई कोशिकाओं का जन्म होता है। इस प्रकार से शारीरिक वृद्धि और विकास होता है। तो पहला लाभ इसका समसूत्री कोशिका विभाजन क्या क्या होगा? पहला लाभ होगा शारीरिक वृद्धि व विकास। ठीक है, तो शारीरिक वृद्धि और विकास किस कोशिका विभाजन का परिणाम है? तो किसी भी जीव के शारीरिक वृद्धि और विकास समसूत्री कोशिका विभाजन का परिणाम होता है। ठीक है, दूसरा लाभ इसका देखिए। दूसरा लाभ हमने आपको बताया कि अगर ये पूरे शरीर में पाई जाएगी तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पूरे शरीर में कहीं भी चोट लगने के कारण कोई घाव हो जाता है, कोई जख्म हो जाता है, तो जो घाव का भरना या जख्म का भरना होता है वो समसूत्री कोशिका विभाजन का परिणाम होता है। ठीक है, तो इसका दूसरा लाभ ये होगा घाव का भरना। ठीक है, अर्थात कोई जख्म होता है तो जख्म हुए स्थान पर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद घाव भर जाते हैं। तो घाव किस कोशिका विभाजन के कारण भर रहे हैं? तो समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण घाव भर जाते हैं। ठीक है, और तीसरा इसका लाभ अगर देखा जाए तो इसका तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण तीसरा लाभ है
अंगों का पुनर्निर्माण अर्थात रीजनरेशन। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य में तो ये क्षमता नहीं पाई जाती, लेकिन छिपकली जैसे कुछ जीव ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक श्रेणी में आते हैं और उसमें अंगों के पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। जैसे अगर हम छिपकली के पूंछ को काट देते हैं तो कुछ दिनों के बाद नई पूंछ का जन्म होता है, तो ये नई पूंछ भी कोशिका विभाजन अर्थात समसूत्री कोशिका विभाजन का परिणाम होता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि शारीरिक वृद्धि और विकास, घाव का भरना और अंगों का पुनर्निर्माण ये किस प्रकार के कोशिका विभाजन का परिणाम होता है? तो ये समसूत्री कोशिका विभाजन का परिणाम होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका की जो विशेषता होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के विशेषता और लक्षण की बात करें तो अगर हम इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के विशेषता या लक्षण पे बात करें तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, इन दोनों के अंतर को भी आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर समसूत्री को आप देख रहे हैं कि एक मात्र कोशिका विभाजित होकर दो संतत कोशिकाओं को जन्म देती है, जबकि अर्धसूत्री में क्या होता है कि एक मात्र कोशिका से चार संतति कोशिका का जन्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समसूत्री कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका विभाजित होकर केवल दो संतत कोशिकाओं को जन्म दिया था, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका विभाजित होकर चार संतत कोशिकाओं को जन्म देती है, अर्थात कुल 4 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, और इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि दूसरी विशेषता इसमें है कि जन्म लेने वाले कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका की आधी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में हम ये देख रहे हैं कि गुणसूत्रों की संख्या घट रही है। और कितना घट रहा है तो घट के आधी हो जाती है। अर्थात अगर हम बात करें कि मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 4 रही होगी तो जन्म लेने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2 हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या प्रभावित होती है, और कितनी प्रभावित होती है तो ये घटकर आधी हो जाती है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए कि यह अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर समसूत्री कोशिका विभाजन में हमने बताया था कि पूरे शरीर में पाई जाने के कारण इसको हम नए उपमा को देते हैं कि कायिक कोशिका विभाजन। उसी प्रकार से यहाँ गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी होने के कारण इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन को कायिक कोशिका विभाजन कहते हैं तो समसूत्री लगाएंगे, और किस प्रकार के कोशिका विभाजन को न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहते हैं तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को कहते हैं। क्लियर हुआ? और न्यूनकारी क्यों कहा जाता है तो न्यूनकारी इसीलिए कहा जाता है कि इसमें मातृ कोशिका और जन्म लेने वाली कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है। ठीक है, तो इसे ये न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहते हैं। और यहाँ पर जान लीजिए कि समसूत्री कोशिका विभाजन जीव के पूरे शरीर में होती है, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है, केवल जनन कोशिका में होता है। ठीक, तो ये पूरे शरीर में पाई जाती है समसूत्री कोशिका विभाजन, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है ये केवल जनन कोशिकाओं में ही पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो इसके अंतर को अगर आपसे पूछा जाए तो अंतर क्या बताएंगे समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर? समसूत्री और अर्धसूत्री में पहला अंतर हो जाएगा कि समसूत्री कोशिका विभाजन से 2 संतत कोशिकाओं का जन्म होता है, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से 4 संतत कोशिकाओं का जन्म होता है। दूसरा अंतर क्या बताएंगे? दूसरा अंतर आप बताएंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन पूरे शरीर में पाई जाती है, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिका में पाया जाता है। तीसरा बताएंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। क्लियर हुआ? तो ये 2-3 अंतर हैं, 2-3 अंतर से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, यहाँ पर हमने समसूत्री कोशिका विभाजन का लाभ बताया था, तो यहाँ पर इसके हानि को ध्यान रखिए। अगर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की हानि के विषय में प्रश्न पूछा जाएगा
ठीक है। तो इसके हानि क्या हैं? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अगर किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो चूंकि ये जनन कोशिका में पाई जाती है, ऐसी स्थिति में अगर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अनियमितता पाई जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? आनुवंशिक रोगों का जन्म होता है, ठीक है। अर्थात जो माता पिता से आनुवंशिक रोग उसके संतान को मिलता है वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का दुष्परिणाम होता है। अब उन आनुवंशिक रोगों में किसका किसका जिक्र किया जाएगा? तो इसमें हम आनुवंशिक लक्षणों में जो पहला रोग होगा वो होगा वर्णांधता, ठीक है। वर्णांधता जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ये भी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का दुष्परिणाम है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें हीमोफीलिया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पटाऊ सिंड्रोम, तो ये कुछ ऐसे आनुवंशिक रोग हैं जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दुष्परिणाम स्वरूप जन्म लेते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कोशिका विभाजन पर पूरी तरह से डिस्कस किया गया कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए जो नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट है अगले वीडियो में देखते हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।